हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार दुबे आप लोगों का राज किशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये संस्था आजकल उत्तर प्रदेश यानी बलिया में काफ़ी नंबर 1 की संस्था है और इस संस्था में स्पेशल क्षेत्र से काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर अपना यूट्यूब वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो मैं विशेष शिक्षा में VI के बच्चों के लिए जो प्रशिक्षु है या अध्ययनरत है या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं प्रतिदिन एक वीडियो लेकर आता हूं और मेरा प्रत्येक वीडियो प्रत्येक प्रकार के लेकर मैं आप लोगों के लिए आता हूं ताकि अच्छे से अच्छे आप समझ सके। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि कभी पूरा लेसन प्लान देता हूं और उसका वस्तुनिष्ठ तैयार करता हूं ताकि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी फायदा मिल सके। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, इसमें लेसन प्लान भी है और उसका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं दृष्टिबाधित बच्चों के व्यक्तित्व और अभिव्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर कोई बच्चा दृष्टिबाधित हो जाता है तो उसके व्यक्तित्व और अभिव्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था और उसका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन इस संस्था के माध्यम से मैंने अपलोड किया था। आज मैं जो लेसन पढ़ाने जा रहा हूं उसमें दृष्टिबाधित बच्चों के अंधापन और इसके शिक्षा पर फलितार्थ। मैंने तो बहुत वीडियो आप लोगों को डाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेबिलिटी कैसे होती है, किस प्रकार होती है, बहुत प्रकार से वीडियो आप लोग देखे हैं। अब मैं आखिर जो बच्चा दृष्टिबाधित हो जाता है तो उसके शिक्षा पर क्या असर पड़ता है, उसके सीखने का असर कैसे पड़ता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। जो इस क्षेत्र में टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए ये जानना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि ऐसे लेसन का क्वेश्चन आंसर और वस्तुनिष्ठ हमेशा आपसे पूछे जाएंगे शुरू से लेकर अंत तक। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो इसमें क्या होता है कि एक महान दार्शनिक शिक्षाविद उन्होंने क्या अपना तर्क दिया है कि दृष्टिबाधित बच्चों के शिक्षा पर क्या फलितार्थ होता है। तो उन्होंने कहा है मनी 1985 के अनुसार बच्चों को शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जो बच्चे दृष्टिबाधित है उन्हें शिक्षित करने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, तो उन्होंने क्या दिया मनी ने, इसको आप लोग देखिए। सामान्य कौशल भी क्रमबद्ध रूप से सीखने के लिए दृष्टि असमर्थ बच्चों के प्रत्यक्ष सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। जो कि दृष्टि समर्थ बच्चे नकल के द्वारा और वातावरण के संपर्क से अनायास ही सीख जाते हैं। जैसे सामान्य बच्चे क्या होते हैं, वो हमारे आस पड़ोस या किसी चीज को देखकर या नकल करके कोई भी चीज सीख सकते हैं, लेकिन दृष्टिबाधित बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि दृष्टिबाधित बच्चों में देखने की शक्ति नहीं होती है। तो उसके लिए हमें उसे विशेष प्रकार की क्रमबद्ध शिक्षा ट्रेनिंग देनी पड़ती है ताकि वो बच्चा सीख सके। दृष्टि असमर्थ बच्चों को न सिखाए जाने पर वे कुछ नियमों में अपूर्णता दिखला सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई दृष्टिबाधित बच्चा है, अगर आप उसे विशेष ट्रेनिंग नहीं दोगे तो वो
अपूर्ण मतलब वो अपना गलती झलका देता है। जैसे किसी चीज का आप उसे अनुभव कराओगे और उसका स्वाद दिखाओगे तब वो जाकर सीखता है, नहीं सिखाओगे तो केवल अनुभव कराने से नहीं हो जाएगा। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलना चाहिए कि वो पढ़ाने के योग्य नहीं है, और कभी भी ये धारणा नहीं होनी चाहिए हम लोगों में कि बच्चा दृष्टिबाधित है तो पढ़ाने योग्य नहीं है। इस गलत अवधारणा को दूर करना चाहिए कि दृष्टिहीन बच्चे के श्रव स्पर्श की असीमित शक्ति होती है। दृष्टिहीन जो बच्चे होते हैं उनमें सुनने और स्पर्श की सामान्य बच्चों से ज्यादा सामान्य बच्चों से ज्यादा असीमित शक्ति होती है। इन गुणों के विकास के लिए उन्हें काफी अभ्यास की आवश्यकता होती है, और जो इन्हें ये स्पर्श गुण उनके भीतर छिपे रहते हैं उन्हें विकसित करने के लिए काफी अभ्यास कराना पड़ता है। दृष्टि पुनर्निर्देशन की कमी के कारण दृष्टिहीन बच्चा दृष्टि अनुकूल कई कार्यकलापों में दिक्कत होने से उसे छोड़ देता है। दृष्टिबाधित बच्चा क्या होता है कि बार बार पुनर्वेशन मतलब उसको बार बार उस चीज से आप नहीं सिखलाइएगा या नहीं ट्रेनिंग दीजिएगा तो वह दिक्कत के कारण क्या करेगा, बीच में पढ़ाई छोड़ देता है या उससे रुचि हटा लेता है। किसी भी अभिव्यक्ति का उचित अर्थ जाने बिना दृष्टि असमर्थ बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति विकसित कर सकता है। बच्चा क्या कर सकता है कि किसी अभिव्यक्ति के भी जाने भी वो मौखिक अभिव्यक्ति सीख सकता है, बोलचाल से भी वो बहुत कुछ सीख सकता है, बिना देखे हुए भी सीख सकता है। किसी अवधारणा को बनाने के लिए दृष्टिहीन बच्चे अधिक समय ले सकते हैं। ये तो जनरली है कि किसी भी चीज को सीखने के लिए बच्चे क्या कर सकते हैं, दृष्टिहीन बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय लेते हैं, क्योंकि उन्हें विशेष ट्रेनिंग देना पड़ता है, सिखलाना पड़ता है। ज्ञान दृष्टिकोण का स्थान नहीं ले सकता है, न ही दृष्टि ज्ञान से उत्पन्न अनुभवों की बराबरी कर सकता है। इसीलिए दृष्टिहीन बच्चों में अनुभवों की कमी रह जाती है। क्या दृष्टिहीन बच्चे कैसे सीखते हैं, अनुभव के आधार पर सीखते हैं। ठीक है, सीखने में दृष्टि निषक्त बच्चों को किसी भी धारणा का बोध संरचना के रूप में होता है, जबकि दृष्टि सशक्त बच्चे उसे आकार के रूप में देखते हैं। इसीलिए ज्यादा संभावना होता है कि दृष्टिहीन बच्चों के द्वारा सीखने के क्रम में विशिष्ट जानकारी छूट जाए। दृष्टिहीन बच्चे कैसे सीखते हैं, किसी संरचना के आधार पर सीखते हैं। मान लो कि आप उसे समझाओगे कि ये टेबल है, इसे ऐसे बनाया जाता है, इसमें 4 पैर होते हैं, वो स्पर्श विधि द्वारा सीखेंगे। लेकिन सामान्य बच्चे वो आकार देखकर एक बार देख लेंगे तो बता देंगे कि ये टेबल है। ओके, अब है दृष्टिबाधित बच्चों को सीखने की संकल्पना। दुनिया के साथ एक दूसरे को प्रभावित करने में व्यक्ति के लिए दिन प्रतिदिन के जीवन में सीखने की धारणा अत्यावश्यक है। धारणा संकल्पना ज्ञान के लिए भवन खंड की भांति है। ये धारणा क्या है, संकल्पना विशेष बच्चों के लिए भवन खंड की भांति है, जैसे घर की बराबरी के है। शरीर ज्ञान, शरीर से संबंधित धारणा। वातावरण ज्ञान, वातावरण में निर्णायक वस्तु तत्वों के बीच विशिष्ट संबंध, जितने भी हमारे समाज के अंदर जो चीज है, पदार्थ है, उससे उसे अवगत कराना। ये किसमें आ जाएगा, विशिष्ट संबंध में। समय ज्ञान, परिमाण, उसे संख्याओं और संयोजन से संबंध धारणा सिखाना। संकेत ज्ञान, संकेत ज्ञान भी उन लोगों को सिखलाया जाता है। दृष्टिबाधित बच्चे संकेत ज्ञान विधि द्वारा भी पढ़ाई करते हैं। भावात्मक और सामाजिक ज्ञान, विवेचन, ये व्यक्ति का एक दूसरे को दिन प्रतिदिन प्रभावित करने के लिए आवश्यक कठिन धारणा के विकास का क्षेत्र है। एक शिक्षाविद है हॉल, जिन्होंने 1980 में सीखने की धारणा उच्च ज्ञान जैसे नियमों, सामान्य अनुमान और समस्या को हल करने का आधार है।
धारणा के विकास पर शोध अध्ययन निम्न बातों को दिखाता है। अब धारणा का विकास कैसे होगा, ये शोध अध्ययन क्या हमको सिखलाता है कि दृष्टिबाधित बच्चे समय, दूरी और माप जैसे अवयवों में निप्रवाद रूप से कमजोर होते हैं। दृष्टिबाधित बच्चे क्या होते हैं, जैसे समय देखने में, दूरी पता लगाने में और विभिन्न प्रकार के अवयव पदार्थों के जानकारी में वो विशेष रूप से क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों का दृष्टि समर्थ लोगों के साथ पारस्परिक क्रिया का गुण धारणा के विकास में निर्धारित तत्व होते हैं। बच्चों का दृष्टि समर्थ लोगों के साथ परोपकारी पारस्परिक क्रिया उसके धारणा के विकास में अच्छा सूचक है। जो बच्चे दृष्टि समर्थ लोगों के साथ अनुकूल आचरण से हिचकते हैं उनका विकास कम होता है। जैसे कि क्या होता है कि जो बच्चे दृष्टिबाधित है और सामान्य बच्चे के साथ रहते हैं तो उन्हें विशेष प्रकार की दूरी बना लेते हैं। सामान्य बच्चे वो सीख नहीं पाते हैं, तो ये क्रिया है उसे सीखने में काफी दूरी बना देती है। पैतृक व्यवहार बच्चों के समस्त विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं पिछले कई वीडियो से आप लोगों को बताता हूं कि विशेष बच्चों के में उसके माता पिता का योगदान अमूल्य माना जाता है, क्योंकि जब किसी परिवार में विशेष बच्चे का जन्म होता है या किसी कारण से हो जाता है तो उसके माता पिता हतोत्साहित हो जाते हैं। ये जनरली चीज है। तो इसके लिए जो विशेष टीचर है या जो पढ़ाई कर रहे तो उन्हें उनके माता पिता का हौसला अफजाई करना चाहिए कि नहीं, आपके बच्चा आप पर ज्यादा आश्रित नहीं रहेगा, ये समाज में कुछ कर सकता है, ये अपना रोजगार सृजन कर सकता है, ये नौकरी भी पा सकता है पढ़कर, इत्यादि चीजों को उनके माता पिता को अवगत कराना पड़ता है, क्योंकि उनके माता पिता के द्वारा ही इन बच्चों का विकास संभव है। जो बच्चे अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों द्वारा अति संरक्षित होते हैं वे अनुभवात्मक अभाव का सामना करते हैं और धारणा के विकास में न्यूनता दिखाते हैं। अब ऐसे बच्चों को क्या होता है कि वे माता पिता के ज्यादा संरक्षण में रहते हैं, उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, उन्हें घूमने नहीं दिया जाता है। तो क्या होता है कि ये बच्चे सीखने में काफी न्यूनता, काफी कमी दिखलाते हैं। ओके, दूसरी ओर जिस बच्चे को कुछ अधिक स्वतंत्रता जाती है ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और जिसकी माँ बाप उस बच्चे को थोड़ा ढील देते हो, बाहर घूमने जाता है तो वह ज्यादा सीखने की इच्छा रख सकता है। जो बच्चे माता पिता की साक्षरता को ध्यान देने दिया सतत प्रोत्साहन करते हैं वे या विकास में अच्छा करते हैं, साथ ही सीखने में अधिक अनुकूलता दिखाते हैं। और जो माता पिता बच्चों को हौसला अफजाई करते हैं, उन्हें सिखलाने में मदद करते हैं, तो वो बच्चा क्या करता है, ज्यादा विकास करता है। अब है भारत में दृष्टिबाधितों के लिए कार्यक्रम में आरंभिक हस्तक्षेप। भारत में दृष्टिबाधितों के लिए कार्यक्रम में आरंभिक हस्तक्षेप क्या है, तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कार्यक्रम में आरंभिक हस्तक्षेप 1986 तक वास्तविक नहीं था। भारत की शिक्षा नीति 1986 सामान्य और अंधों की शिक्षा तथा विशेषतः दृष्टिबाधित के विशिष्ट शिक्षा के विशेष प्रोत्साहन दिया। आजकल दृष्टिबाधित बच्चों के कार्यक्रम में आरंभिक हस्तक्षेप मुहैया कराने में कई संगठन प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा ECEE केंद्र चला रहे हैं। ये केंद्र स्थानीय समुदायों में स्थापित होते हैं और दृष्टिबाधित बच्चों के माता पिता को उनकी सेवाएं प्रदान करने हेतु इसमें शामिल करते हैं। आजकल यह कार्यक्रम 3 से 5 वर्ष के बच्चों की सहायता कर रहा है। जैसे कि आजकल क्या हो रहा है कि हमारी सरकारें हैं वो निजी स्तर पर भी निजी संस्थाओं को भी मान्यता दे रही हैं आप विशेष बच्चों को सिखलाएं, उन्हें क्या क्या सुविधा मिल रही है, उनके माता पिता से संपर्क करें और उन्हें सामान्य बच्चों की तरह मुख्य धारा में लाए। अब है अनुदेशिक क्षेत्रों और रणनीतियां।
कार्यक्रम का विकास यह क्षेत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग है। प्रशिक्षण और माता पिता के बच्चों को साधारण विकास के प्रतिमान की समझ की जरूरत है। इसमें क्या है कि जो साधारण माता पिता है उनको भी इनके विकास के लिए समझ की जरूरत है। इस समझ से दृष्टिबाधित के भाषा बोध प्रेरक भावात्मक सामाजिक हुनर उपाय के क्षेत्र में तकनीकी निर्देशित कौशल और उसके हानि को न्यूनतम करेगा। ये क्या करेगा कि जब वो विकसित होंगे तो उनके जो भाषा का बोध, प्रेरक सीखने की क्षमता, भावात्मक और सामाजिक हुनर इत्यादि में उन्हें क्या करेगा, जो उसकी हानि होती है उसको हानि को भरपाई करने में मदद करता है। अब है भाषा का विकास। दृष्टिबाधित बच्चों में भाषा का विकास कब होता है? इस अवस्था में साधारण बच्चे वाक्यों को समझना शुरू कर देते हैं। ओके, जब बच्चा 3 से 5 वर्ष के बीच में आता है तो क्या करता है कि सामाजिक या पारिवारिक बातों को वो सीखने की क्षमता का विकास शुरू कर देता है, जिसमें शामिल है समय की धारणा, तुलनात्मक, दिशात्मक कथनों, क्रिया के अनुकूल वाक, कहानियों की व्याख्या, खेलकूद में मौखिक आदेश और घटनाओं को सिलसिला। दृष्टिबाधित बच्चे इन क्षेत्रों में कुछ विलंब का अनुभव करते हैं और ये सामान्य बच्चों से जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं इन चीजों को थोड़ा विलंब से सीखते हैं। अगला है ज्ञानात्मक विकास। ये भी कब होता है? तो ये भी 3 से 5 वर्ष के बीच के स्टेज में होता है। तर्क सूचना को याद रखना और उनका संग्रह, संबंध और भेदभाव को देखना, चीजों का वर्गीकरण, परिभाषित और वर्णन करना, मूल्यांकन करना, तुलना करना और विषमता दिखाना, समस्या का हल ढूंढना और दूसरे उच्च क्रम में कौशल संज्ञानात्मक विकास की सीमा में आते हैं। ऐसे एज के बच्चे क्या आते हैं? कौन कौन सी चीज सीख सकते हैं? वो किसी चीज को तुलना कर सकते हैं, वो किसी चीज को हल्का फुल्का परिभाषित कर समझा सकते हैं और मूल्यांकन की मतलब ये अच्छा है, ये गलत है, इसका भी धारणा का वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो ये ज्ञानात्मक विकास कब होता है? 3 से 5 वर्ष के बच्चों में। और क्या क्या होता है? अधिक जानकारी हेतु प्रश्न पूछना। इस स्टेज के बच्चे क्या करते हैं कि बार बार किसी चीज को पूछते हैं। ब्लॉक बनाना मतलब कि हल्का फुल्का चित्र बनाना, मौलिक रंगों को पहचानना, जैसे कुछ रंग है उसको पहचानना, स्वयं का नाम और उम्र का ज्ञान, कि वो अपना नाम बतलाएगा, अपना उम्र बतलाएगा। सांकेतिक और शिक्षाप्रद खेल क्रियाएं, उसे संकेत के द्वारा कुछ हम लोग खेल सिखा सकते हैं। और शिक्षाप्रद खेल मतलब खेल खेल में शिक्षा बतलाना, ये भी विशेष टीचर का काम होता है जो इस लेसन में दर्शाया गया है। त्रिआयामी वस्तु या तस्वीरों का मिलान करना, जैसे कोई चित्र वाली वस्तु है या लकड़ी या किसी चीज की बनी होती है, उन चीजों को भी मिलान कराना, बड़ों की नकल करना। छोटे बच्चे क्या करते हैं? बड़ों की नकल करते हैं। इस आयु वर्ग में दृष्टिबाधित और सक्षम बच्चों में ज्ञानात्मक विकास में समान क्षमता होती है। क्या कर रहे हैं शिक्षाविद कि इस आयु में जो सामान्य बच्चे होते हैं और दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, उन दोनों में सीखने की क्षमता क्या होती है? इक्वल होती है, बराबर होती है। ओके, ऊपर दिए गए कार्यों से यह स्पष्ट होता है कि इन्हें समझने में धारणा का विकास महत्वपूर्ण योगदान है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे इस उम्र में किसे धारणा के द्वारा सीखते हैं, बोलचाल के द्वारा सीखते हैं। तो ये दर्शाता है कि इस उम्र में धारणा का काफी योगदान है। जितना जल्दी ज्ञानात्मक विकास होगा उतना ही अच्छा विकास होगा। इस उम्र में बच्चे का जितना ही ज्यादा ज्ञानात्मक विकास होगा उतना ही विकास होगा। इस विलंब से बचने के लिए दृष्टिबाधित बच्चों के साथ साथ ज्ञानात्मक अनुकूल कार्यों में भी प्रशिक्षित किया जाता है। अब है प्रेरक विकास। प्रेरक विकास क्या है? इस आयु में वर्ग के सक्षम बच्चों से निम्नलिखित कार्य अपेक्षित है। अब इस आयु में आप बच्चों से को क्या क्या सिखला सकते हैं?
ये आपसे अपेक्षित है कि बच्चा को ये आप सिखा सकते हैं। दानों में धागे पिरोना, बच्चा दृष्टिबाधित है, उसे दाना दिया जाता है, इसमें बोला जाता है कि छेदा है उसको घुसाइए, ये सब इस उम्र में बच्चों को सिखलाया जाता है। अगला क्या है, अंगूठे और अंगुली की मदद से चित्रांकनी क्रियान को पकड़ना, उसके अंगूठे को पकड़कर किसी चीज को बनाने के लिए उत्साहित करना। चिकनी मिट्टी का हस्तकौशल, मिट्टी से किसी चीज को बनाना, वृत्त क्रास आदि के रूपों का तेजी से नकल करना, अक्षरों को अंकित करना और कुछ आकृतियां बनाना, इस उम्र में बच्चों से ये अपेक्षित रहती है। उम्र से संबंधित प्रेरक क्रियाकलापों में दृष्टिबाधित बच्चे विलंब का अनुभव करते हैं, और ये जितने चीज है इस क्रियाकलाप में दृष्टिबाधित बच्चे क्या करते हैं, विलंब का अनुभव करते हैं, जल्दी सीख नहीं पाते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों से अपने प्रतिपक्ष समान आयु वर्ग के सक्षम बच्चे की तरह निष्पादन की आशा की जा सकता है, जब सिर्फ उनकी गतिशीलता की निपुणता को विकसित किया जाए। इस उम्र में उस बच्चे से भी अच्छा आशा किया जा सकता है, कब, जब वैसा उसको सिखलाएंगे तब। फिर भी दृष्टिबाधित बच्चों में माता पिता द्वारा वातावरण के द्वारा प्रारंभिक नियंत्रण कुछ विलंब को दिखाता है, लेकिन जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनमें ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि उन्हें माता पिता के द्वारा ज्यादा संरक्षण प्रदान होता है। किंतु इस विलंब को पराभूत किया जा सकता है। प्राय दृष्टिबाधित बच्चों को जो पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं तो प्रेरक गुणों के साथ प्रभावशाली सामंजस्य बना लेते हैं, जबकि अगर इन बच्चों को वैसी शिक्षा मिल जाए, ट्रेनिंग मिल जाए, तो ये समान बच्चों से भी ज्यादा प्रभावशाली गुण दिखाते हैं। ठीक है, अब है भावनात्मक और सामाजिक विकास। दृष्टिबाधित बच्चों के भावनात्मक और सामाजिक विकास कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे वो सीखते हैं, ये देखिए। साधारणतया भावात्मक और सामाजिक विकास बच्चे का वातावरण के साथ साथ मेलजोल का परिणाम है। इस संदर्भ में वातावरण के अंतर्गत परिवार, समकक्ष, समूह और समुदाय आते हैं। मैं पहले भी कई वीडियो में चर्चा किया हूं कि जो विशेष बच्चे हैं उन्हें सबसे पहली शिक्षा है उसके माता पिता उसे हौसला अफजाई करे, दूसरे हैं समाज के लोग उसे तिरस्कार ना करे, तब जाकर बच्चे का मानसिक मनोबल बढ़ता है। और आदत और आचरण, भौतिक और बौद्धिक विकास, निजी धारणा, रचनात्मक क्षमता, नेतृत्व गुण, समकक्ष समूह के साथ अनुभवों की साझेदारी, अनुशासन, आत्मविश्वास, सामाजिक अनुरूपता, समूह व्यवहार आदि कुछ गुण बच्चे को भावात्मक और सामाजिक विकास से संबंधित हैं। ये क्या है, सब ये भावात्मक है, मतलब कि ये समाज द्वारा संपोषित चीज से सीखना, ये भावनात्मक गुण उसे समाज के द्वारा मिलते हैं, परिवार के द्वारा मिलते हैं। और पर्याप्त सामाजिक और भावनात्मक विकास अक्षमता का परिणाम नहीं है। यहां तक कि सक्षम बच्चे भी इन क्षेत्रों में अपर्याप्त अनुभव करते हैं। आप देखोगे कि सामान्य बच्चे भी जिनके माता पिता ज्यादा अनुशासन में रखते हैं, वो भी बच्चे ज्यादा कुछ टैलेंट होने में, तेज होने में समय लगाते हैं, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकलते हुए सामाजिक परिवेश उन्हें सही नहीं अनुभव कर पाते हैं। विकास वातावरण के साथ बच्चों के मेलजोल की प्रकृति से जुड़ी है। बच्चा कुछ कैसे सीखते हैं, बच्चों के साथ मेलजोल से भी बच्चा अपने सीखने की क्षमता को विकास करते हैं। बच्चे के सामाजिक और भावनात्मक विकास हेतु तो अनुकूल वातावरण तैयार करने में पैतृक परामर्श या सलाह निर्णायक होता है। इसके अतिरिक्त दृष्टिबाधित बच्चों को मित्रवत व्यवहार, भागीदारी, साझेदारी और सामाजिक व्यवहार सिखाया जा सकता है। जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो उनको क्या करना पड़ता है कि उन्हें सामाजिक स्तर पर मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, हे की दृष्टि से उन्हें नहीं देखना चाहिए। उस बच्चे का समाज में रहना बहुत जरूरी है। अगला है माता पिता का प्रशिक्षण। जिस
घर में या समाज में कोई विशेष बच्चा हो तो उस परिवार को भी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। उन्हें हौसला भी देना पड़ता है, बतलाना भी पड़ता है कि आपके बच्चा आप पर बोझ नहीं रहेगा, और उसे प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है ताकि वो अपने बच्चों को उस अनुरूप बना सके। दृष्टिबाधित बच्चों के माता पिता को उनके समस्त विकास में निर्णायक भूमिका निभाना चाहिए। यह शिक्षक की जिम्मेदारियां होती है कि वो माता पिता को निम्नलिखित पक्षों को समझने में मदद करे। ये जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके माता पिता को भी विशेष प्रशिक्षण देना जरूरी होता है, क्योंकि जब वो नहीं जानेंगे तो फिर बच्चा समग्र विकास नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए उन्हें क्या क्या सिखाना पड़ेगा? बच्चे में दृष्टिबाधिता और इसके वर्तमान में निहितार्थ के कारण, मतलब बच्चे के बारे में बतलाना पड़ेगा कि ये बच्चा आपके परिवार पर बोझ नहीं रहेगा, ये समाज में कुछ कर सकता है, ये अपना रोजगार स्वयं पैदा कर सकता है जब आप इसे उचित स्कूल में या विशिष्ट स्कूल में शिक्षा प्रदान कराओगे। तो ये अपना जीवन यापन या अपनी दैनिक क्रिया कौशल को भली भांति कर सकता है। बच्चे की दृष्टिबाधिता उसके धारणा विकास में प्रभाव क्या होता है? मैं जो हम बात बता रहे हैं कि ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, बच्चा दृष्टिबाधित है, तो इस धारणा को खत्म करना पड़ेगा कि नहीं, आपका बच्चा कुछ कर सकता है। बच्चों को घर पर उसके कौशल विकास में सहायता के रास्ते, कौशल विकास क्या है कि जो शुरू उसके दैनिक क्रिया कौशल है कि मतलब वो माता पिता के पर आश्रित मत हो, उसके लिए उसको मोटिवेट करना पड़ता है कि मतलब ऐसे लाइटिंग में ये पकड़कर यहां से यहां जाया जाता है, ये पानी गिराने वाला चीज है, यहां साबुन रखा जाए, उसको बार बार कई बार स्पर्श करा के अनुभव करा के सिखलाया जाता है ताकि वो दैनिक क्रिया कौशल में अपने माता पिता पर बोझ न बने। बच्चे की सीमितताएं और उनके गुण के क्षेत्रों को समझे और ये भी देखे कि बच्चे की परख कितनी चीज की है, वो क्या क्या जान रहा है, उसे कितने गुण कारगर है, उस अनुसार उसे शिक्षा की जरूरत होती है। सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए प्रशंसा और प्रोत्साहन की जरूरत, जैसे कि बताया कि उसे प्रोत्साहन क्या क्या मिल रहा है, उसको माता पिता को बताना पड़ेगा और माता पिता को भी बच्चे को प्रोत्साहन करना पड़ेगा। प्रारंभिक बचपन की देखभाल, शिक्षा कार्यक्रम के साथ सहयोग की जरूरत, साथ ही शिक्षक जो बच्चे के कौशल को विकसित करे और शिक्षक का भी दायित्व बनता है कि वो बच्चे के कौशल का विकास करे। प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम के साथ सहयोग की जरूरत, साथ ही शिक्षक जो बच्चे के कौशल को विकसित करे और उसमें शिक्षक का काम है कि उन्हें सहयोग भी करना। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष क्या हुआ कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए आरंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम सकारात्मक परिणाम दिखाता है। ये जो आरंभिक हस्तक्षेप मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ये बच्चे के सीखने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे आरंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम के गुणों के कारण प्राथमिक श्रेणी के स्तरों को अच्छी प्रकार से दिखता है। ये प्राथमिक स्तर के जो सीखने की चीज है वो काफी अच्छे से समझ जाएंगे तो आगे भी उन्हें सीखने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर बच्चे बाद की अवस्था में मुख्य धारा की तरह है तो प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। और यह भी है कि अगर बच्चे बाद में इस शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं फिर भी तो भी उन्हें प्रारंभिक हस्तक्षेप यानी प्रारंभिक शिक्षा से गुजरना पड़ता है, तभी जाकर वो आगे सफल हो सकेंगे। दृष्टिबाधित बच्चे दृष्टि की अनुपस्थिति के कारण शाब्दिक अभिव्यक्ति और शाब्दिक प्रवीणता का प्रदर्शन करता है। और जब बच्चा दृष्टिबाधित रहता है तो क्या इसी की इकाई का असरांश है, वो अपने अनभिज्ञता दर्शाता है। जब कोई उसे देख नहीं रहा है, स्पर्श नहीं कर रहा है तो व्यक्ति पर उसका असर पड़ता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं जो पाठ आप लोगों के सामने जो लेसन लेकर हाजिर हो रहा हूं तो बड़ी मेहनत से उसका मैं वस्तुनिष्ठ भी तैयार कर रहा हूं ताकि आपको किसी भी परीक्षा के लिए
हिचकना ना पड़े। अभी भी परीक्षा आ रही है या कहीं भी कंपटीशन इस क्षेत्र में होगा तो आपको कोई परेशानी ना हो, तो कृपया इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिएगा और अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को इसे जुड़वाते रहिएगा। ओके, अब मैं आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाया हूं उसका कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन तैयार किया हूं जो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप लोग इसको ध्यान से देखें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अंधे बच्चों की शिक्षा किस विधि को अधिक पसंद किया जाता है? अंधे बच्चों की शिक्षा में किस विधि का प्रयोग अधिक पसंद किया जाता है? ऑप्शन है श्रवण शैली, दृष्टिकोण शैली, सूक्ष्म दृष्टिकोण शैली, दृष्टिहीन शैली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन द दृष्टिहीन शैली। जो अंधे बच्चे हैं उन्हें दृष्टिहीन शैली में कौन सी शिक्षा आती है, उस शैली को पढ़ाने के लिए पसंद किया जाता है। आप लोग नोट करते रहिएगा। आप लोग नहीं जुड़िएगा तो फिर आप लोगों को चलकर आगे बहुत सी समस्याएं खड़ी होगी। तो इसीलिए कृपा करके आप लोग प्रतिदिन वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूसरा, सेकंड नंबर, दृष्टिहीन बच्चों की शिक्षा में किस तकनीकी का उपयोग अधिक किया जाता है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्रकथा, भाव विवेचना, अभिव्यक्ति कला, संवादात्मक शिक्षा, इसमें कौन सा ही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा अभिव्यक्ति कला। जब अभिव्यक्ति कला तकनीकी का विकास नहीं होगा तो बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा। इसके लिए आप लोग नोट करते रहिएगा। इसका सही ऑप्शन आंसर है अभिव्यक्ति कला। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिहीन बच्चों के लिए शिक्षा में किस प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है? दृष्टिहीन बच्चों के लिए शिक्षा में किस प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन क्या है? तो इसका ऑप्शन दिया है शब्दावली शिक्षा, संगणक, टेक्नोलॉजी आधारित उपकरण या पुस्तकालय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ब संगणक। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दृष्टिहीन बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा के लिए अधिक संवेदनशीलता दिखलानी चाहिए? क्वेश्चन क्या है हमारा कि दृष्टिहीन बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा के लिए अधिक संवेदनशीलता दिखलानी चाहिए? सभी शिक्षार्थियों को एक समान रूप से उनकी अभिव्यक्ति आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी प्रारंभिक प्राथमिकताओं के आधार पर, उनकी विद्यालय की नीतियों के अनुसार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ब उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार। कौन बच्चा कितना क्या जान रहा है उसकी व्यक्तिगत गुण के आधार पर उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है, सिखलाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, दृष्टिहीन बच्चों के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं उनमें शिक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? विशेष शिक्षा कार्यक्रमों की उपलब्धता, की प्रायोगिक शिक्षा की आवश्यकता, की संसाधनों की कमी, की समाज में स्वीकृति की कमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन द समाज में स्वीकृति की कमी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में दृष्टि बदलाव के लिए किस वर्ग के लोगों के लिए आरंभिक हस्तक्षेप हो रहा है? क्वेश्चन है, फिर से आप लोग सुन लीजिए, भारत में दृष्टि बदलाव के लिए किस वर्ग के लोगों के लिए आरंभिक हस्तक्षेप हो रहा है?
ऑप्शन है अ नगरीय क्षेत्रों के लिए, ब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, उपनगरों के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। वह ऑप्शन नंबर नोट करते रहिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। दृष्टि बदलाव के लिए किस क्षेत्र में कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है? दृष्टि क्षेत्र में सरकार द्वारा कौन सी क्षेत्र में ज्यादा से काम किया जा रहा है? किस क्षेत्र में कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शिक्षा, ऑप्शन नंबर ब, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। किस उद्देश्य से दृष्टि बदलाव के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? आखिर किस दृष्टि से? इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समरसता, व्यक्तिगत विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता को देखते हुए इस क्षेत्र में बदलाव किया गया है। दृष्टि बदलाव के लिए किस सेक्टर में कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है? दृष्टि बदलाव के लिए किस सेक्टर में कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है? पहला ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा, दूसरा ऑप्शन है वाणिज्य क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है सूर्य ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। दृष्टि बदलाव के कार्यक्रम किस उद्देश्य के लिए संचालित किया जा रहा है? आखिर सरकार ने किस उद्देश्य के लिए इसको संचालित किया है? क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। दृष्टि बदलाव के कार्यक्रम किस उद्देश्य के लिए संचालित किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन है समुदाय के विकास, नेतृत्व के बढ़ावा, स्थानीय स्वराज का प्रोत्साहन की राष्ट्रीय सुरक्षा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, समुदाय के विकास। ओके, अगला क्वेश्चन। दृष्टि बदलाव के लिए किस विषय पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है? दृष्टि बदलाव के लिए किस विषय पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है? संगठनात्मक विकास, सर्व शिक्षा, जल संरक्षण, राष्ट्रीय सुरक्षा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सर्व शिक्षा। अब है क्वेश्चन नंबर 12। दृष्टि बदलाव के लिए किस उद्देश्य के लिए योजना बनाई गई? दृष्टि बदलाव के लिए किस उद्देश्य के लिए योजना बनाई गई? पहला ऑप्शन है निसंदेह एवं निष्पक्षता की दृष्टि से विकास, अर्थव्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ाना, अधिक रोजगार सृजन करना, सरकार के साथ संवाद और सहयोग का प्रोत्साहन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर अ, निसंदेह एवं निष्पक्षता की दृष्टि से विकास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत में दृष्टि बदलाव के कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारत में दृष्टि बदलाव के कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है समाज की सामाजिक समृद्धि, व्यक्तिगत समृद्धि, विशेष समृद्धि की क्षेत्रीय समृद्धि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन अ, समाज की सामाजिक समृद्धि। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दृष्टि बदलाव के लिए किस वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए योजना बनाई गई?
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग, युवा, महिलाएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए लाभ पहुंचाने के लिए योजना बनाई गई। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने चर्चा कर चुका हूं कि आप लोग किसी भी किताब में कहीं भी देख लीजिएगा कि क्वेश्चन और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ये काफी मेहनत करने के बाद मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन लेसन लेकर आ रहा हूं और उसका वस्तुनिष्ठ तैयार कर रहा हूं। तो कृपया इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए ताकि हम लोगों का भी मनोबल बना रहे। तो फिर हमारा अगला सवाल है, लास्ट क्वेश्चन, दृष्टि बदलाव के लिए किस क्षेत्र में नौकरियों की संभावना का विस्तार हो रहा है? पहला ऑप्शन है बीमा, दूसरा है खाद्य प्रसंस्करण, तीसरा है बिजली उत्पादन, चौथा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर द, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, अब मैं फिर अगले दिन आप लोगों के सामने एक नए लेसन, पाठ और उसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लेकर आऊंगा। आप लोग बढ़िया से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोगों को डीएड को हो या बीएड स्पेशल का वो परीक्षा में आप लोगों को काफी ये लाभ पहुंचाएगा। और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे प्रतियोगी परीक्षा, जैसे बिहार में अभी बीपीएससी की हुई थी, विशेष क्षेत्र की जो परीक्षा हुई थी, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तथा जो हमारे डीएड की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो परीक्षा होगी उसमें भी ऐसे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कृपया करके आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब किए और लाइक करिए। फिर मैं अगले नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के सामने काफी अच्छा लेसन और उसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लेकर हाजिर होऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।